हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी विद रानी। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक की हिस्ट्री की सबसे पहली चैप्टर, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो, ये चैप्टर ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम 23 to 24 जो सेशन है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज ये चैप्टर जो है ना इंक्लूडेड है, और जो सीबीएसई ने अपना नया सिलेबस रिलीज किया था उस चैप्टर में इस पे फोकस किया गया है, और ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं कि कौन कौन से हमको पॉइंट्स पढ़ने हैं। बेसिकली कह सकते हैं कि एक सब टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। पहला सब टॉपिक है आपका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ये हमारा उसमें सब टॉपिक है। दूसरा जो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म की भावना कैसे आई। थर्ड जो है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 से लेके 1848 तक। तो इस वक्त का जो टाइम है ना, बहुत से रिवॉल्यूशंस हुए यूरोप में, और उसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। और इस में इतने सारे रिवॉल्यूशन हुए ना कि इसको द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस एक टॉपिक ही बना दिया गया इसको। 4 है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, इटली और जर्मनी कैसा बना इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 5th है विजुअलाइजिंग द नेशन। 6th है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। तो हमारे बेसिकली पूरे 6 टॉपिक्स हैं जिसको हमको पढ़ना है ये पूरे चैप्टर में, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो, ये चैप्टर ना बहुत टफ लगता है, बट हम एक एक सब टॉपिक को देखेंगे, और बेसिकली कंक्लूजन भी देखेंगे इसका लास्ट में पूरे चैप्टर का, तो इजीली आप ये समराइज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट पेज है उसमें क्या लिखा है वो देखते हैं। एक हमारे यहाँ पर आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक सॉरियो। ये फ्रेंच आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी सीरीज ऑफ पेंटिंग इन्होंने बनाई है इन 1848 में। बहुत सारे पेंटिंग इन्होंने बनाए हैं, और वो सारी पेंटिंग अलग अलग चीज़ें डिपिक्ट करती हैं, अलग अलग मैसेज देती हैं सोसाइटी में। आप अपना एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी बुक है उसका पहला चैप्टर खोलेंगे, उसमें जो पहला पोर्ट्रेट है या फिर पहला पेंटिंग है वो इन्हीं के द्वारा ड्रॉ की गई है। उस पेंटिंग में इन्होंने एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दर्शाया है, जो एक लेडी के फॉर्म में, यानी पर्सनिफाई किया है। पर्सनिफिकेशन देखो क्या बोलते हैं, किसी भी नॉन लिविंग चीज को जब लिविंग में कन्वर्ट करते हैं ना तो उसको बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। और उसी तरह से एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बेसिकली एक औरत है, लेडी है, उनको एक बना दिया गया है कि वो एक क्या है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। और एक हाथ में इन्होंने ना एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट लिया हुआ है, और दूसरी हाथ में इन्होंने चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन लिए हुए हैं। और बहुत सारे कंट्री के लोग जा रहे हैं और उन्हें होमेज दे रहे हैं, यानी एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाकी जितने लोग लाइन में हैं वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और उनको होमेज दे रहे हैं, काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये ऐसा क्यों बनाया गया है, और इस पेंटिंग में इन्होंने क्या डेपिक्ट, क्यों ऐसा पेंटिंग में आखिर इन्होंने क्या दर्शाना चाहा है। तो बेसिकली ये इसमें बताते हैं ना कि जो लेडी है वो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, यानी टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट का मतलब ये होता है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी ली हुई हैं जो कि काइंड ऑफ कह सकते हैं चेंजेस हैं।
हमें वो सारी चेंजेस नई दिशा में ले जाएगी और हमें एक अलग दुनिया में ले जाएगी। हम बहुत वेल सिविलाइज्ड होंगे वहाँ पर। एक हमारे लिए कह सकते हैं ना कि एक सूरज की किरण है वो, एक तरीके से हमारी प्रोग्रेस के लिए है वो चीज़ें, यानी हम प्रोग्रेस करेंगे, यानी प्रोग्रेस की राह वो दिखा रही है बेसिकली। और दूसरा जो है हमारा चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, यानी मैन के क्या क्या अधिकार हैं, उनके मैन के अधिकार को, यानी मैन के जो अधिकार हैं उनको अवगत करा रही है मैन से, क्योंकि उन्हें नहीं पता अपने अधिकार। तो ये बेसिकली स्टैच्यू जो है ऑफ लिबर्टी, एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन ली हुई है, जो बता रहा है कि ह्यूमंस के, सॉरी मैन के, स्पेशली यहाँ पे सिर्फ मैन ही होंगे, मैन के क्या क्या अधिकार हैं। देखो उस वक्त भी ना महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं थी, महिलाओं को इतने अधिकार नहीं दिए गए थे। यहाँ पर सिर्फ मैन की ही बात की गई, यहाँ पर भी वुमेन्स की बात नहीं की गई है, यानी महिलाएं अभी भी पिछड़ी हुई थी। He visualized a dream of a world which is social and democratic republics। देखो वो अपनी अलग अलग पेंटिंग्स में अलग अलग चीजें दर्शाते थे, ये तो हमने जान लिया। उन्होंने पेंटिंग्स के थ्रू एक अलग दुनिया की कामना करी थी, और वो कैसा होगा, सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, जहाँ पर तानाशाही वाली कोई सिस्टम नहीं होगी, सब खुल के जिंदगी जिएंगे अपनी। उस तरीके की एक वर्ल्ड की इन्होंने कामना करी थी, एक वर्ल्ड इन्होंने विजुअलाइज किया था, जो कि बेसिकली नॉट 100% पॉसिबल। चलिए आगे देखते हैं। देखो हमने जो पिछला पढ़ा था अभी इंट्रोडक्शन में, वो एक दो लाइन के उससे क्वेश्चन बनेंगे, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन जो हमारा मेन चैप्टर जो है ना, कोर कह सकते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर का शुरुआत हो रहा है, और बहुत से सवाल यहाँ से बनते हैं। मेन जो सवाल हैं आपके यहीं से बनते हैं एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। देखो रिवॉल्यूशन बेसिकली जब मास, यानी बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, किसी चीज को, पॉलिटिकल चीजें हो सकती है मे बी, या फिर कोई भी ऐसी चीज, रूल रेगुलेशन जो उन्हें पसंद नहीं आते, उसको चेंज करना होता है, और वो लोग एक इकट्ठा हो जाते हैं, यानी मास, बहुत सी भीड़, उस चीज को वायलेंट तरीके से, या फिर आप कह सकते हैं शांतिपूर्ण से भी करते हैं, बट ऐसा जनरली नहीं देखा जाता है। रिवॉल्यूशन बेसिकली वायलेंट तरीके से ही लोग करते हैं और चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, यानी नए चीजों को लाना। किसके थ्रू, एक मास वायलेंट के थ्रू। मास, बहुत सारे लोग एक साथ मिलके स्ट्राइक करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे कि हमें नई चीज़ें चाहिए, ये चेंज आने चाहिए, अलग रिफॉर्म चाहिए, उस चीज़ के लिए वो लड़ते हैं, और इस चीज़ को हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेन पॉइंट्स। एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म came with the French Revolution in 1789। देखो जो नेशनलिज्म की फीलिंग है ना, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ ही आई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले किसी को, कह सकते हैं कि किसी को ये दिमाग में नहीं था कि यार हम एक ही कंट्री के हैं, हम सब एक हैं, यानी राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर थी ही नहीं। देश के लिए सेक्रीफाइस करना, जैसे हम देखते हैं ना अपने कंट्री में, एक राष्ट्रवाद की भावना उस टाइप की नहीं थी वहां पर। वहां पे सबको ऐसा लगता था कि यार जो किंग है ना, उसकी पूरी फ्रांस जो उसी की है, और वहां पर हम रह रहे हैं एज अ काइंड ऑफ, कह सकते हैं वो किराएदार की तरह अपने आप को मानते थे, कि हम किंग के लिए कुछ कर, मतलब किंग के लिए हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और किंग हमें रहने दे रहे हैं। उनको ये नहीं पता था ये कंट्री और ये जो फ्रांस है उनकी भी है, यानी फीलिंग ऑफ कॉमननेस उनके अंदर नहीं थी उस वक्त। और ये फीलिंग ऑफ कॉमननेस यानी नेशनलिज्म की भावना कब आई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ आई। ठीक है, देखो
उस वक्त ना इतना ज़्यादा एक कंट्री को लेके क्रेज नहीं था, बस एक था कि चलो किंग है, वो रूल कर रहे हैं, हम लोग रूल हो रहे हैं, यानी उनके थ्रू हमें रूल किया जा रहा है, और बस हम खा पी लें और जीवन गुजार लें, दैट्स इनफ। उनको ऐसा नहीं था कि यार कंट्री है तो हमें एक राइट होनी चाहिए हमारे लिए भी, अपने अधिकार से उन्हें कोई मतलब नहीं था। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ सोवेरेनिटी फ्रॉम मोनार्की। देखो उस वक्त मोनार्की सिस्टम था, किंग होते थे और किंग रूल करते थे, तो मोनार्की से सोवेरेनिटी में बदला, यानी मोनार्की को हटाकर सोवेरेनिटी लाई गई। और सोवेरेनिटी मतलब क्या कि लोगों को ये पावर दिया गया कि वो अपने लिए गवर्नमेंट चुने, किस तरह की सरकार होगी, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करेगा, वो खुद डिसाइड करेंगे, कोई किंग नहीं डिसाइड करेगा, यानी उनका हेड कोई किंग नहीं होगा। फ्रांस के लोगों का हेड जो होगा किंग नहीं होगा, ये बात बोली गई है। नेक्स्ट, न्यू आइडियाज लाइक ली सिटोन, द सिटीजन एंड ला पार्टी, आई एम रियली सॉरी अगर हम प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हो तो, द फादरलैंड। देखो हम जैसे बोलते हैं ना पे भारत माता, उसी तरह वहाँ पर एक नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग को लाने के लिए वहाँ पर अलग अलग आइडियाज लाए गए, जैसे कि ला सिटोइन, इसका मतलब कि द सिटीजन, यानी हम एक सिटीजन हैं एक कंट्री के, इस तरह की भावना लाई गई और इस तरह के आइडियाज लोगों के बीच रखी गई और स्प्रेड की गई। ला पार्टी, ठीक है। फादरलैंड, यानी जो हमारा फ्रांस है वो हमारा फादरलैंड है। देखो फादरलैंड, वहां पर उस वक्त भी फादरलैंड यानी पुरुष पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता था, महिलाओं पे इतना फोकस नहीं किया जाता था, महिलाएं तभी भी पिछड़ी थी उस वक्त। क्रिएशन ऑफ न्यू फ्लैग ऑफ ट्राई कलर, देखो हमारे यहाँ भी फ्लैग है और वो फ्लैग को हम रिस्पेक्ट देते हैं डेफिनेटली, तो उसी तरह से वहाँ भी एक तिरंगा लाया गया ट्राई कलर, वो जो रॉयल चीज़ें थी, रॉयल जो सिंबोलिज्म था वहाँ का, उसको हटा के हम एक वहाँ पर उन्होंने ट्राई कलर लाया जो कि न्यू फ्लैग था फ्रांस का। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ नेशनल असेंबली एंड रीनेमिंग फ्रॉम स्टेट जनरल टू नेशनल असेंबली। देखो वहाँ पे स्टेट जनरल एक पोजीशन हुआ करता था, एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं असेंबली और हुआ था, उस होता था। देखो वहाँ पर ना फ्रांस में स्टेट जनरल एक कह सकते हैं ग्रुप ऑफ कुछ लोगों का ग्रुप था, बड़े बड़े लोगों का ग्रुप था वो लोग बहुत सी चीज़ें डिसाइड करते थे फ्रांस के बारे में, तो उस चीज़ को हटाकर वहाँ पर उसको नेशनल असेंबली नाम दे दिया गया, स्टेट जनरल को रिप्लेस कर दिया गया नेशनल असेंबली के नाम से, यानी अब वो स्टेट जनरल नहीं कहा जाएगा, वो नेशनल असेंबली कहा जाएगा। एबोलिस्ड इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज and uniform system of weights and measurement was introduced। देखो फ्रेंड्स, देखो फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो बहुत सी चेंजेज आई, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकली वो बहुत डिफरेंट हो गया वो पहले से, यानी मोनार्की सिस्टम हट गई थी, तो यहाँ पर ना कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया, जैसे हमने बताया ना कि नेशनलिज्म को लाने के लिए, नेशनल भावना को लाने के लिए वो अलग अलग आइडियाज वगैरह दे रहे थे, उसी तरह से वहां पर कस्टम ड्यूटी को भी हटा दिया गया ताकि लोगों को लगे कि वो अलग अलग नहीं है, वो सब एक हैं और आपस में ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी पैसे और कोई भी चार्ज उनको नहीं देने होंगे। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, पूरे कंट्री के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लाया गया। बोला गया कि नहीं, एक ऐसा नहीं हुआ कि किसी पर्टिकुलर जगह में कुछ और वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम चल रही है और किसी पर्टिकुलर ग्रुप में और पर्टिकुलर एरिया में कुछ और चल रही है, इस तरह से तो एक बाइफर्केशन हो जाएगा किसी भी कंट्री का। तो उन्होंने नेशनलिज्म के फीलिंग को प्रमोट करने के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लाए जो कि पूरे कंट्री के लिए था। नेक्स्ट, composed new hymns, oaths,
taken and martyrs commemorated. Okay, देखो वहाँ पर ना जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रगान है, उसी तरीके से वहाँ पर भी अलग अलग सॉन्ग्स बन रहे थे जो कि नेशनलिज्म की फीलिंग को और आगे तक लेके जाए, उसके लिए एक ओथ लिए जा रहे थे कंट्री को एज अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट के तौर पे। और जो वहाँ पे जितने भी लोग थे इस चीज़ में शहीद हो गए थे रिवॉल्यूशन करने में, उनको एक तरीके से एक रिस्पेक्ट, यानी जितने भी सैनिक थे ना वो जिनका डेथ हो चुका था, उनके लिए काइंड ऑफ रिस्पेक्ट के तौर पे उनको एक रिस्पेक्ट दिया जाता था। तो इस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग को लाने में फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत ही हेल्प करा। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ ही एक नेशन बनाने की फीलिंग लोगों के अंदर आई और नेशनलिज्म की भावना आई। नेक्स्ट, a centralized administrative system was formed and uniform law was found for all citizens living in the territory. देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ना एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना। पिछला वाला जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जैसे किंग थे और उनके जो भी मिनिस्टर्स थे, ये सारी चीज़ें हटा दी गई और वहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना। एक गवर्नमेंट सबके लिए बनी एंड यूनिफॉर्म लॉ वाज फॉर्म्ड, और एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया वहाँ पर। सबके लिए लॉ इक्वल होगा, सबके लिए लॉ बनाया गया। किसी पार्टिकुलर इंसान के लिए ये नहीं कि वो लॉ फॉलो नहीं करेंगे, सबके लिए इक्वल लॉ था। जितने भी लोग उस टेरिटरी में रहते थे सबके लिए। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, फ्रेंच बिकेम कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। देखो वहाँ पे जितने भी रीजनल भाषा बोली जाती थी, वहाँ पे अलग अलग एरिया में, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, उसको डिस्करेज किया गया। और फ्रेंच जो पेरिस में बोली जाती थी ना, उसको एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया नेशन के लिए। ठीक है, नेशन का लैंग्वेज फ्रेंच बना दिया गया ताकि एक नेशनलिज्म की फीलिंग और उभर के आए और लोग इसके प्रति और उत्सुक हों। देखो अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, वो था मोनार्की को एंड कर देना, क्योंकि मोनार्की से ना लोग बहुत परेशान हो चुके थे। किंग जो था वो अपने मन का ही करता था, वो किसी की नहीं सुनता था, यानी किंग के पास ही मैक्सिमम पावर, या जितने भी पावर थे ना, जितने भी पावर थे, ऑल पावर्स वो सारे किंग के पास ही थे। तो इस चीज़ से लोग परेशान हो गए थे क्योंकि किंग किसी के सुनते नहीं थे, क्योंकि उनके पास तो पावर था। ज़्यादा कोई बोला तो पनिश कर देंगे, इस डर से कोई बोलता नहीं था। लॉ जितने थे किंग ने अपने फेवर में बना रखे थे। तो इस चीज़ को एंड करना ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बेसिकली मकसद था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे हुआ ना, अलग अलग कंट्रीज में भी एक रिवॉल्यूशन होने लगा, देश को आज़ादी की तरफ ले जाने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। नेक्स्ट, देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ ना, तो एक नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में आई, ये तो हमने देख लिया। और ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद अलग अलग यूरोप के देशों में भी रिवॉल्यूशन होने लगे और लोग आज़ादी की डिमांड करने लगे, यानी वो बोलने लगे कि भाई मोनार्क को हटाओ, मोनार्क नहीं चाहिए। उन्होंने राजा के खिलाफ विद्रोह करने शुरू कर दिए, रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए। देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान भी बहुत से क्लब वगैरह बने थे, जैसे कि एक जैकोबिन क्लब था, ये बना था स्टूडेंट्स और टीचर्स एंड बहुत से लोग मिलके जैकोबिन क्लब बनाए, और भी बहुत सारे क्लब बने थे। French armies moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1970s। देखो जैसे मैंने बताया ना, फ्रांस में रिवॉल्यूशन तो हो ही रहा था और इस रिवॉल्यूशन को देख के लोग इंस्पायर हुए अलग अलग यूरोप के देशों में, और वो लोग भी मोनार्क को हटाने के लिए विद्रोह स्टार्ट कर दिए इस तरह से। और फ्रेंच की जो आर्मी थी ना, वो एक नेशनलिज्म की भावना को लेकर अलग अलग कंट्रीज में जा रही थी, जैसे कि हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया। और ये टाइम कब का था? 1970s का।
तो ये फ्रेंच आर्मी फ्रांस में तो ठीक है एक मोनार्क को हटा दिया, लेकिन इनका मिशन था अलग अलग यूरोप के देशों में भी मोनार्क को हटा देना। आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशंस, द फ्रेंच आर्मीज began to outbreak of the revolutions, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. जैसे फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ और वहाँ की आर्मी फ्रांस को तो आज़ाद कर दिया, और भी यूरोप के नेशंस को वो आज़ाद करना चाहते थे, वहाँ की आर्मी आज़ाद करना चाहती थी, तो वो अलग अलग देशों में भी अपनी आर्मी को ले जाने लगे और वहाँ पे भी एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया किंग के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट। अब देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हम पढ़ते हैं ना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है नेपोलियन। आपने नेपोलियन का नाम, नेपोलियन जो था ना 1808 में ये फुल फ्लेजेड एक डिक्टेटर बन चुका था। कहाँ का? वो भी फ्रांस का। और बहुत सारे इसने और भी प्रांत जीते हुए थे, क्योंकि ये जो था ना आर्मी का बहुत अहम हिस्सा हुआ करता था, आर्मी में था और एक बहुत पावरफुल आर्मी था ये। ठीक है, आर्मी में ये ऑफिसर था और बहुत पावरफुल था ये। 1804 में ना इसने फुल फ्लेजेड फ्रांस को कैप्चर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट को यहाँ पर मैंने डिक्टेटर पहले ए लगा दिया है, ये नहीं होगा। वो एक डिक्टेटर था, यानी ही वॉज अ डिक्टेटर बट ब्रॉट मेनी रिफॉर्म्स लाइक सिविल कोड ऑफ 1804, जो कि नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता था। देखो वो एक डिक्टेटर तो था डेफिनेटली, बट उसने बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस लाए जो कि वहाँ की गवर्नमेंट भी नहीं ला पाई थी। जो वहाँ पे मोनार्क था वो तो कभी भी नहीं ला सकता था। वैसी वैसी चीज़ें इसने डिक्टेटर रह के ही दी थी, वैसी वैसी चीज़ें इसने डिक्टेटर रह के ही दी थी। तो ये लोगों को बहुत, देखो वहाँ के लोगों में ये था ना कि भाई रूल कर रहा है तो कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें हमें दे रहा है ना जो एक बढ़िया अच्छा खासा गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती। तो इस वजह से वहाँ के लोग ना उसे पसंद करने लगे डेफिनेटली। देखो फ्रांस में मोनार्की था, मोनार्की के बाद कंट्री रिपब्लिक हुआ, यानी मोनार्की खत्म हुआ, उसके बाद फिर से ये डिक्टेटरशिप आ गया। ठीक है, लोगों को कोई इस बात का ज़्यादा एहसास नहीं था कि भाई हम रिपब्लिक से फिर डिक्टेटरशिप पे आ गए, ऐसा ना हो कहीं कि फिर ये ओरिजिनल मोनार्क हो जाए और फिर हमें वही लाइफ मिले जो पहले मिलती थी। लोगों को दिमाग में ये था कि भाई डिक्टेटर होके ही हमें इतनी सारी चीज़ें दे रहा है जो एक अच्छी खासी गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती। इस वजह से लोगों ने इसको कुछ नहीं बोला, लोग पसंद करने लगे इसे और लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट देखो उसने और भी बहुत सारे चेंजेस लाए, जैसे डिड अवे प्रिविलेजेस ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। देखो फ्रांस में ऐसा था ना कि जो बड़े घराने के लोग थे या बहुत पैसे वाले, उनको बाय बर्थ बहुत से अधिकार मिल जाते थे जो कि गरीब लोगों को पूरे लाइफ में कभी नहीं मिलते थे। तो वो सारी चीज़ें उसने हटा दी। नेपोलियन ने बोला ये सारी चीज़ें नहीं दी जाएंगी, सबको इक्वल अधिकार दिए जाएंगे और किसी को बर्थ से कोई अधिकार नहीं है कि हाँ आप बड़े घर के हैं तो आपको ये सारे अधिकार बाय बर्थ मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उसने सबके लिए इक्वल लॉ बनाया। उसने बोला कि लॉ के आगे ना सब इक्वल है, लॉ किसी के लिए भी अलग नहीं होगा, सबके लिए क्या होगा, इक्वल होगा, यानी सब लॉ के अंडर ही रहेंगे। यहाँ पर सिंप्लीफाइड होगा, पी यहाँ पर होगा, सिंप्लीफाइड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैन्योरियल ड्यूज। देखो उसने ना एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सिंपल बना दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जिसकी वजह से वहाँ पर वर्क करना
यानी पूरे कंट्री में लोगों के लिए काम करना बहुत इजी हो जाएगा, और उस तरह से उसने काम करा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत सिंपल कर दिया। एबोलिश फ्यूडल सिस्टम। देखो फ्यूडल सिस्टम बेसिकली क्या है ना, कि जैसे ये बहुत बड़ा प्लॉट है, ये किसी बड़े आदमी का है, सपोज दैट पहले जैसे जमींदार होते थे ना, वैसे ही। तो ये प्लॉट है, ठीक है, और उसमें ये लोग काम करते थे, ठीक है, ये जो पेजेंट्स थे ये काम करते थे, और इन्हीं को ये जो काम करते थे ना, तो ये सिस्टम को बोला जाता है फ्यूडल सिस्टम। ये जमींदार लोग इनसे काम कराते थे, ठीक है। ये पेजेंट्स थे, वर्कर्स हो सकते हैं आपके, जो एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं, वो सारे इसमें आते थे। इनको बेसिकली इन्हीं को सर्फ कहा गया है, ठीक है। ये जो पेजेंट्स वगैरह जो काम कर रहे हैं ना, इन्हीं को सर्फ बोला गया है, ठीक है। मैनुअल ड्यूज, बेसिकली ये भी एक सेम टाइप की चीजें हैं। जो लोग बड़े बड़े जो लोग थे, उनका मैनर जैसे बड़े बड़े लोग, ठीक है, मैनर यानी बड़े बड़े लोग, और वो लोग काम कराते थे पीजेंट्स, या जो छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे जो कास्ट के या फिर छोटे छोटे जो लोग थे उनको काम कराते थे, और इसी चीज को बोला जाता था मैनोरियल ड्यूज। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वेर इम्प्रूव। जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम थे ये भी इम्प्रूव हुए, नेपोलियन ने इसे भी इम्प्रूव किया। Peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a new found freedoms। ठीक है, जितने भी peasants थे, artisans थे, workers थे, या फिर जो नए नए businessmen थे, वो एक उनको ना फ्रीडम मिला, ठीक है, अपने काम करने के लिए उनको एक पूरी तरीके से आज़ादी मिली। तो नेपोलियन ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती थी, यानी इसने बहुत से लोगों के फेवर में काम किए हैं, ठीक है। ये जैसे होता था ना, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे वो ऐसा था पहले कि ग्रुप नहीं बना सकते हैं, जब किंग हुआ करते थे, यानी मोनार्की सिस्टम में वो ग्रुप नहीं बना सकते थे और उस तरह से व्यापार नहीं कर सकते थे। लेकिन नेपोलियन के आने के बाद नेपोलियन ने बोला ग्रुप बनाओ, जैसे भी तुम्हें ट्रेड करनी है करो, लेकिन भाई पैसे आने चाहिए, बिजनेस अच्छी होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो इस वजह से नेपोलियन को लोग बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उसने बहुत सी चेंजेस लाई थी, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में इसका नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।